सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग ये इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। और मोस्टली यहाँ पे जो भी लोग आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को ये चीज़ तो देख के पता चल ही गई होगी कि इसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा अपना ग्रामर के जो सारे टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लूँगा बिकॉज अपने को जितना जल्दी हो सके इसको फास्ट टू फास्ट में कवर अप करना है। ट्राई करूँगा मैं इसको एक पार्ट में ही पूरा कर दूँ या फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दूँ, जिसमें 1 मार्क्स के टॉपिक एक साथ हो जाए और जो 2 मार्क्स के टॉपिक है वो सारे एक साथ हो जाए। और इवन अगर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप मैं इसी वीडियो में अपना नंबर भी छोड़ दूंगा, उस पर आप मैसेज करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझसे ले सकते हैं। बिकॉज अलग से हमारे पास वो बुक है जिसमें आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ले सकते हैं। इवन वो पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है और हार्ड कॉपी भी अगर आपको चाहिए तो भी मिल सकता है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं अपने पेपर के ऊपर। बेसिकली ये आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 स्टैंडर्ड के लिए और क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए। बिकॉज 9th और 10th दोनों ही ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको ये चीज़ जो है मतलब जो हमारा इंग्लिश का पेपर है वो 80 मार्क्स के लिए आता है और 9th एंड 10th दोनों के लिए। उसके साथ साथ ही 8th स्टैंडर्ड के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, खास करके जो मैं स्टार्टिंग के जो 1 मार्क्स के सारे टॉपिक्स लूँगा उसके लिए ये 8th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 8th स्टैंडर्ड को ज़्यादातर 1 मार्क्स वाले टॉपिक उनके पेपर में रहते हैं। 50 मार्क्स का उनका जो पेपर होता है उसके अंदर। और यहाँ पे जो 9th और 10th स्टैंडर्ड है उन दोनों जन को ही आप लोगों को 80 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारा जो है ग्रामर होता है। और वो ग्रामर में पहले आपको एक बार जस्ट इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से पार्ट में होता है। उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट कर दूंगा। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपका जो पूरा पेपर है वो 80 मार्क्स का पेपर होता है आपका इंग्लिश का। उसके अंदर अगर मैं ग्रामर के मार्क्स की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका पूरी तरह से जो है ग्रामर होता है, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। जिसके अंदर ये इनिशियली जो आपका क्वेश्चन नंबर 1A है वो 4 मार्क्स के लिए होता है। इसमें 5 टॉपिक्स आते हैं आपको और इसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करना होता है 4 मार्क्स के लिए। सो मैं इसमें हमेशा आप लोगों को यही बोलता हूँ कि पाँचों के पाँचों अटेम्प्ट करो, बिकॉज कौन सा आपका रॉन्ग हो जाए उसमें कोई आइडिया नहीं है। देन उसके बाद ये जो बी वाला पार्ट है इसके अंदर 2 पार्ट्स में चीज़ें आती है। एक B1 होता है और एक B2 होता है। सो B1 जो है इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे आपको, सारे 2-2 मार्क वाले ही क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें एनी जो है आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना होगा 4 मार्क्स के लिए। देन आपका जो B2 क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स ईच और इन दोनों में से आपको अगेन एनी 1 जो है अटेम्प्ट करना होता है। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो प्योरली जो है आपको ग्रामर के लिए आता है। देन आपके पास आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2A जो कि आपके पैसेज के क्वेश्चन है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो आपका A3 क्वेश्चन है, बहुत लोगों को लगता है कि A3 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर क्वेश्चन है, बट वो एक्चुअली ग्रामर क्वेश्चन नहीं, वो वोकैबुलरी क्वेश्चन है। वो वोकैबुलरी क्वेश्चन इस तरह से, इसके अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे आपका कितना मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आपका कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर जज किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो है मीनिंग्स वगैरह पूछा जाता है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे आती है। तो ये इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो वोकैबुलरी क्वेश्चन और ग्रामर ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो A3 क्वेश्चन है वो वोकैबुलरी है और जो A4 क्वेश्चन है वो आपका A4 जो है वो ग्रामर क्वेश्चन हो जाता है। और ये ग्रामर क्वेश्चन इसमें भी अगेन आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, मोस्टली 1 मार्क ईच होता है वो। और इसमें ज़्यादातर आपको असर्टिव और असर्टिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन टैग या फिर क्लॉजेस ऐसी सारी चीज़ें आती है। क्लॉजेस में आपको जस्ट मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना होता है, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। सो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये सारे टॉपिक मैं इसके अंदर ले लूँगा ताकि ये सारे 1 मार्क टॉपिक है, तो मैं पहले 1 मार्क टॉपिक से कवर करूँगा जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रिपरेशन हो सके। देन उसके बाद आता है अगेन सेम यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का B है, अगेन वो भी पैसेज आपको आता है 10 मार्क के लिए, उसमें भी A4 क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। देन उसके बाद आपके सामने आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका है अनसीन पैसेज। 4A आई थिंक, हाँ 4A अनसीन पैसेज जो है ये रहता है। अब इस अनसीन पैसेज का भी सेम सिस्टम है। A4 जो क्वेश्चन होता है वो आपका ग्रामर क्वेश्चन होता है और वो आपका अगेन 2 मार्क्स के लिए जो है ग्रामर क्वेश्चन होता है। तो अगर आप लोगों के सामने मैं रखूँ तो टोटल मिला के 4 मार्क्स हमारा यहाँ से हो गया, 6 मार्क्स यहाँ से, तो 6 + 4 10 + 2 12 + 2 14 और +2 16, यानी आपकी 80 मार्क्स का जो इंग्लिश का पेपर है उस 80 मार्क्स के इंग्लिश के पेपर में प्योरली आपका कितना 16 या 18, एक सेकेंड में वापस चेक कर लेता हूँ, 2 4 6
6 + 6 12, 12 + 4 16। जो आपका 16 मार्क का श्योरली और प्योरली जो है आपको यहाँ पे ग्रामर के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। मतलब इसके अंदर ये पूरी तरह से ये ग्रामर क्वेश्चन है। इसके आपको ग्रामर अगर आएगा तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आपको नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स क्वेश्चन भी है और बहुत सारे जो है वो 2 मार्क्स क्वेश्चन भी है। अब ये मैं कब से आप लोगों के सामने 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये बेसिकली 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन है क्या। ये जो 1 मार्क क्वेश्चन है ना, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे भी, इतने भी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आ जाता है इसके अंदर कंपाउंड वर्ड्स। देन सेकेंड टॉपिक इसमें आ जाता है वर्ड चेन, वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। मोस्टली ये 3 ही आता है, इसके अलावा जो है नहीं रहती है चीज़ें। देन आपका थर्ड टॉपिक इसमें हो जाता है आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। देन नेक्स्ट होता है आपको और कौन से टॉपिक्स होते हैं, हाँ, स्पॉट द एरर। देन आपको इसी में क्वेश्चन टैग भी आ जाता है। ये मैं क्वेश्चन टैग देखो, इसके अंदर मैं वो भी टॉपिक्स ले रहा हूँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 1A में है, और वो सारे क्वेश्चंस भी रख रहा हूँ जो आपको ओवरऑल 1 मार्क के लिए ही आते हैं। मतलब पूरे पेपर में जो 16 मार्क में जो 1 मार्क के लिए जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। फिर आता है मेक असर्टिव। आई थिंक ये थोड़ा मोस्टली नहीं रहता है, बट स्टिल मैं इससे बेटर आपको जो मेजरली आता है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको आता है मेक अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। ये मेजरली ये वाला जो क्वेश्चन है, मेक अफर्मेटिव और नेगेटिव, ये आपको आता है यहाँ पे आपकी जो पैसेज की जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो मैंने आपके सामने रखा था, कहाँ गया, हाँ, ये A4 वाला जो टॉपिक है, जो हर इसमें A4 जो यहाँ पे रखा है, इसमें जो 2 मार्क के लिए ग्रामर आते हैं, इसमें मेजरली ये रहता है कि आपको करने बोल दिया जाएगा मेक अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे ये रहेगा, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर मैं और क्वेश्चंस की बात करूँ तो जस्ट अ सेकेंड, what happened to my pen? Okay, next कंपाउंड वर्ड्स हो गए, वर्ड चेन हो गया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, स्पॉट द एरर, और उसके बाद आता है आपको एक वर्ड दे दिया रहेगा हिडन वर्ड्स। हिडन वर्ड्स रहेंगे, हिडन वर्ड्स के अंदर आपको एक वर्ड दे देंगे और उसमें से आपको बहुत सारे मतलब डिफरेंट वर्ड्स जो है आपको निकालने रहेंगे। 4 लेटर वर्ड्स मेजरली होता है, वो मैं जब आपको कराऊंगा वो टॉपिक तो मैं अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। देन उसके बाद इसके अंदर और होती है, इसमें आता है आपको मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, आपको उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस खुद से बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको और आता है जो टॉपिक्स है, अगर मैं उसके बारे में बता दूँ तो जस्ट अ सेकेंड, मैं खुद रिकॉल कर रहा हूँ। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस के अलावा जो है आपको, हाँ, पिक आउट द इन्फिनेटिव और जेरेंड होता है। पिक आउट द इन्फिनेटिव और स्लैश जेरेंड, ये मोस्टली आपको एक ही क्वेश्चन में आता है। कभी कभार दोनों भी दे दिया जाता है, कभी कभार दोनों में से कोई एक आपको फाइंड आउट करना होता है, तो वो आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूजिंग होता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, और वो वही कर पाएगा जिसको पता होता है दोनों के बीच में डिफरेंस के क्या है। जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है उनको तो पहले से पता है, बट स्टिल यहाँ वीडियो में आप लोग पूरी तरह से देख लेना, इसको आपको लग जाएगा। हाँ, और जो अगर इसको पॉज मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाह रहे हैं तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता, बट उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स है, इसलिए मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं खुद फटाफट आपको ख़त्म करा देता, बट स्टिल ये ज़रा एक बार देख लो। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। हाँ, चलो आ जाओ, आगे आ जाते हैं मैं। देन आता है अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप लोग जैसे अगर किसी ने डिक्शनरी देखी होगी कभी, तो डिक्शनरी को जैसे देखा जाता है वैसे ही ये चीज़ें आपको जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से चीज़ों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है।
और उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो पंचुएशन भी आता है, पंचुएट द फॉलोइंग, ये भी एक 1 मार्क का टॉपिक है। सो ये वाला टॉपिक भी इसी 1 मार्क्स में आ जाते हैं कई बार। देन और अगर मैं बात करूँ तो इन्फिनेटिव जेरोन हो गया। सारे टॉपिक्स मोस्टली मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ कवर कर दिया आपको। कंपाउंड वर्ड्स हो गया, अगर बीच में मेरे को कोई टॉपिक अगर याद आता है तो मैं उसको यहाँ लिख दूंगा। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली आपके कंपाउंड वर्ड से। सो 1 बाय 1 हम लोग सारे टॉपिक्स के ऊपर जाते जाएंगे। सो सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कंपाउंड वर्ड्स। सो कंपाउंड वर्ड्स ये जो टॉपिक है, टॉपिक क्या, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, और चाहो तो जो मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ आप वैसे ही करोगे। और मैं यहाँ पे आपको आंसर मतलब टॉपिक सिखाने के साथ साथ उसका आंसर कैसे लिखा जाता है उसके लिखने का तरीका ही बता रहा हूँ। खास करके अगर आप बोर्ड में लिखते हो तो ये इसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखो पेपर बोर्ड में सभी लोग लिखते हैं, बट एक बंदे को 85% आता है, एक बंदे को 95-90 अबाव जाता है। उसके रीजंस क्या है, आपके पेपर लिखने का तरीका। और सबसे पहला जो टॉपिक है ग्रामर का ही टॉपिक होता है, और सबसे मतलब 100 में से 99 टाइम्स यही क्वेश्चन आता है कि राइट 2 कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन। आपको अपनी मर्जी का लिखना है। देखो नॉर्मली सब लोग लिखते हैं, बट आप कैसे आंसर लिखोगे जिससे कि आपका पेपर थोड़ा इफेक्टिव दिखे, तो आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में, द 2 कंपाउंड वर्ड्स आर लिखने के बाद आपको हाइफन लगाना है, फिर आपका फर्स्ट वर्ड, मान लो आपने बोला लिखा बटरफ्लाई, तो बटर प्लस फ्लाई इज इक्वल्स टू बटरफ्लाई। सेकेंड, ब्लैक प्लस बोर्ड इज इक्वल्स टू ब्लैक बोर्ड। देखो ये मैंने बहुत सिंपल से रखे हैं, और बहुत सारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, वो आप कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली ये आंसर लिखने का तरीका है। आप अगर पेपर में लिख रहे हो तो आपको ऐसे लिखना है। और अभी बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो ये बोलेंगे कि सर हम 2 की जगह 3 भी तो लिख सकते हैं। तो बच्चा यहाँ ध्यान देना, आपने यहाँ पे मेंशन किया है द 2 कंपाउंड वर्ड, तो अगर आपने 2 मेंशन किया तो आप 2 ही लिखना, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लिखना। अदरवाइज अगर पेपर चेक करने वाला थोड़ा अलग दिमाग से होगा तो आपका मार्क्स यहाँ पे मतलब काट तो नहीं सकता है वो, बट स्टिल आपका एक इंप्रेशन खराब हो सकता है। तो इसी वजह से आप ऐसे लिखोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सेम ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ, हाँ बोर्ड के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ, उसके साथ साथ 9th स्टैंडर्ड ये आपके लिए भी है, 9th वालों के लिए भी ये सेम चीज़ है, और 8th वालों को भी ये टॉपिक आता है। तो अभी ये वाला तो इनिशियल पार्ट ये सबके लिए है, 8, 9, 10 तीनों के लिए, बिकॉज ये 1 मार्क ऐसे टॉपिक्स है जो सभी लोगों को आते हैं। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा सर ये कंपाउंड वर्ड होता क्या है, तो मैंने डायरेक्टली लिख तो दिया, बट मैं आप लोगों को एक जरा बता भी देता हूँ कि कंपाउंड वर्ड्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। हाँ, कंपाउंड वर्ड्स का मैं यहाँ पे आपको लोगों के सामने एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में ये जाए कि एक्चुअली कंपाउंड वर्ड्स होता क्या है। सो कंपाउंड वर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड वर्ड्स का मतलब है आपको ऐसे वर्ड लिखने हैं जिसको अगर आप 2 हिस्सों में तोड़ो तो उसके अंदर से 2 इंडिविजुअल वर्ड निकले, और दोनों इंडिविजुअल वर्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग हो। सो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ इसका अपना खुद का कुछ मीनिंग है। फोटोग्राफ ये वर्ड का कुछ मीनिंग है, लेकिन अगर मैं इसको 2 हिस्से में तोड़ता हूँ ना, तो फोटो का अपना कुछ मीनिंग है और ग्राफ का अपना कुछ मीनिंग है, दोनों के अपने इंडिविजुअल मीनिंग है। और मैं अगर दोनों को एक साथ लाऊं तो बनता है फोटोग्राफ, जिसका अगेन इंडिविजुअली कुछ मीनिंग है। तो इसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप लोगों के एग्जांपल्स आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में वगैरह में डाल सकते हो, बट स्टिल अभी आप सीखने में फोकस करो, इतना यहाँ वहाँ की बातें ये नहीं ध्यान देना। सो ये हो गया फोटो प्लस ग्राफ। ऐसे ही जैसे यहाँ पे आपने देखा बटर प्लस फ्लाई, तो बटर और फ्लाई अगर आप दोनों में देखोगे तो आपको बटर एक इंडिविजुअल वर्ड है, बटर का अपना कुछ मीनिंग है, और उसके बाद फ्लाई का अपना कुछ मीनिंग है, दोनों का मिलके जब बटरफ्लाई बनता है तो उसका इंडिविजुअली मीनिंग है। अगेन ब्लैक का अपना इंडिविजुअल मीनिंग है, बोर्ड का अपना इंडिविजुअल मीनिंग है, और ब्लैक बोर्ड अलग से एक वर्ड बनता है। तो इससे कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। ठीक है, चलो आप लोगों को होप से समझ गया रहेगा। नहीं समझा रहेगा तो मतलब अभी यार इतने छोटे टॉपिक्स अगर नहीं समझोगे तो हार्ड टॉपिक्स क्या करोगे, फिर कैसे समझ में आएगा। सो इसके लिए ध्यान दो। देन ये कंपाउंड वर्ड्स हो गया। अब हम देखते हैं, कंपाउंड वर्ड्स हमने देख लिया, अब हमारा सेकंड है वर्ड चेन ऑफ नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेक ए वर्ड चेन ऑफ नाउन। अगर आपको ऐसा ऐसे आएगा, और सबसे पहला वर्ड आपको दे दिया रहेगा मान लो टाइगर, और उसके बाद आपको रहेंगे ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें आपको वो चीज़ कंप्लीट करने का, और आपको ऐसे लिखना रहेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको फोकस करना है, आपको वर्ड चेन बनाने तो बोला है, लेकिन किसका बोला है, नाउन का।
यानी जो भी आप यहाँ पे वर्ड बनाओगे वो आपका एक नाउन होना चाहिए। अब ये जो आर है वर्ड चिन्ह कैसे आपका, देखो टाइगर में ये टाइगर वर्ड जो खत्म हो रहा है वो आर से खत्म हो रहा है, यानी आपका जो भी नेक्स्ट वर्ड है ना वो आर से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रैबिट। अब अगेन वापस से टी आ गया। तो मैं हमेशा ये बच्चों को बोलता हूँ कि कभी भी इस चीज के ऊपर फोकस करना कि सेम लेटर वाले वर्ड बार बार रिपीट ना हो। बिकॉज चलो नाउन जब तक है तब तक आप लिख लोगे, बट जब वर्ब और एडजेक्टिव की बात आती है ना तो वहां पे सेम लेटर से आपको बार बार वर्ड्स दिमाग में आना वो इतना ईजी नहीं होता है। तो फिर भी हम जो है अभी यहाँ पे लिख दिया हमने रैबिट। इसके अलावा आप रैट भी लिख सकते हो, लेकिन अगेन वहां पे टी है तो आप सिंपल नाउन बोला है तो किसी का नाम ही लिख दो। तो रमेश लिख दिया तो एच हो गया, फिर एच से हिमेश लिख दिया। तो ऐसी चीजें आप कर सकते हो, मेजरली आपको नाम लिखना है। तो यहाँ पे टी हो गया, तो टी से अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो टाइगर तो हमने लिख दिया है, रैबिट लिख दिया है। टी से तरुण मान लो मैंने किसी का नाम लिख दिया। देन एन आ गया, एन से अब मैं अगर बोलूँ तो नेपाल मैंने लिख दिया, ये भी एक नाउन है। एल से फिर एल से अगर मैं चाहूँ तो चलो एल से लीला लिख दो चलो। तो ये इस तरह से मैंने जो है इसको आपको वर्ड चेन ऑफ नाउन बना दिया। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है। अगर आप चाहो तो ये मेक का वर्ड चेन ऑफ नाउन इतना मतलब इग्नोर करके, यानी क्वेश्चन जब आंसर शीट में अपना लिखो तो ये ना लिखते हुए डायरेक्ट नंबर 2 डाल के ऐसा चारों अपने लेटर लिख दो। चलो ये तो हो गया अगर वर्ड चेन ऑफ नाउन आया तो। अब इसके बाद आपको आता है वर्ड चेन ऑफ वर्ब। तो उसमें क्वेश्चन आएगा मेक अ वर्ड चेन ऑफ वर्ब। अब जब वर्ड चेन ऑफ वर्ब आया तो मान लो वर्ब में मैं सबसे पहला लेटर आपको दे दिया है यहाँ पे सॉरी टॉल नहीं, सॉरी मेरी मिस्टेक है, मैं एडजेक्टिव की तरफ चली गया। देन हाँ आ जाते हैं वापस से अपना वर्ब की तरफ। मान लो आपको जो वर्ड दिया है वो दे दिया है यहाँ पे टॉक। सो अगर आपको टॉक दिया है तो आपको के से एक नेक्स्ट वर्ड बनाना है जो कि एक वर्ब होना चाहिए, और इस तरह से आपका खत्म होगा। तो के से नॉक, अगेन के आया तो के से किल, एल से लाफ, हाँ ये भी एक वर्ड है, एच से हिट। तो इस तरह से ये आपका वर्ब का हो गया। देन अगर मैं आऊँ एडजेक्टिव की तरफ तो आपको अगेन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मेक अ वर्ड चेन ऑफ एडजेक्टिव। मैं वापस वापस नहीं लिख रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा क्योंकि हमको फास्टली सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही लिख दिया था टॉल, तो एल से मान लो एल से लॉयल, अगेन एल से आ गया तो हमको 4 वर्ड यहाँ लिखने हैं। तो लॉयल की जगह पे अगर मैं बोलूँ तो ठीक है चलो लॉयल ही लिखते। फिर हम एल से कंटिन्यू करेंगे तो एल से नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा आपका, वो एक एडजेक्टिव होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, आप ये चीज़ मत भूलना। अगर आप ये इसमें गड़बड़ आपने किया, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड अगर आपने नहीं लाया वो, तो आपको जो है मार्क्स कटना यहाँ पे चालू हो जाएगा। क्योंकि आपको मेजरली उसी वो एडजेक्टिव के ऊपर ध्यान रखना है कि जो आपका नेक्स्ट वर्ड आप जो भी लिख रहे हो वो आपका वो एडजेक्टिव या वर्ब जो भी बोला है वही होना चाहिए। तो एडजेक्टिव एल से अगर मैं बोलूँ तो लायर, आर से रबिश, एच से हेल्पलेस। तो ये आपके एडजेक्टिव हो गए जो आप चाहो तो ये मतलब ये तो जस्ट ये है आपके क्या बोल सकते हो आप, एग्जाम्पल्स है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए। चलो तो इसी के साथ साथ हमारा दूसरा टॉपिक भी हो गया। देखो 1 मार्क टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट एक टॉपिक को दूंगा मैं, बिकॉज उतना आपको मतलब समझता ही है यार, इतना बच्चे नहीं हो कि आपको नहीं समझ में आएगा। और इतने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जस्ट आपके रिविजन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपके पास कुछ हो देखने के लिए। चलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो थर्ड जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। अगर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, फिर क्वेश्चंस के ऊपर जाता हूं। सो सेंटेंसेस टोटल 4 मेजर टाइप के होते हैं जो हमको यहाँ पे पूछे जाएंगे। सबसे पहला आपका असर्टिव, फिर इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, और लास्ट होता है एक्सक्लेमेटरी। चलो तो ये 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव एक जनरल स्टेटमेंट होता है,
जिसमें आपको ज़्यादा कुछ बातें नहीं, जैसे एक जनरल स्टेटमेंट दी गई रहती है। अगर इंटरोगेटिव की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है किसी न किसी तरह का, यानी इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे मेजर चीज़ इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, जिससे कि आप बहुत इजीली पहचान लेते हैं कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव की अगर मैं बात करूँ तो इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड होता है, जिससे आपको जो है यहाँ पे इसमें तो फुल स्टॉप ही होता है, बट आपको क्वेश्चन के मीनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑर्डर और कमांड होगा। हाँ, यहाँ पे भी आप बोलोगे सर यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी असर्टिव में भी फुल स्टॉप होता है। और एक्सक्लेमेटरी की अगर मैं बात करूँ तो एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है। सब लोग ये तो बता देते हैं कि जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, बट एक्सक्लेमेशन मार्क लगता कब है? जब आपकी कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये सडन फीलिंग एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो ये आपके टाइप ऑफ सेंटेंस है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो प्रॉपरली। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे इसके लिए नोट्स टाइप बनाते जा रहा हूँ और प्रॉपर वे से लिख रहा हूँ, ताकि आपको वो चीज़ कॉपी करते जाऊँ। बिकॉज बार बार वीडियो देखने से अच्छा है आप अपने बुक में अगर सारी चीज़ें लिख लोगे तो बेटर रहेगा। चलो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। मान लो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ही सेड कॉमा गेट आउट फ्रॉम हियर। अब ये तो क्वेश्चन है आपको। अब क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया जाएगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है तो वापस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, और यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। तो आप डायरेक्टली देखो, गेट आउट फ्रॉम हियर आपको पढ़ के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई तो किसी को बाहर निकालने बोल रहा है। अब बाहर निकलने बोल रहा है तो यहाँ पे जनरल तो बात नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है। तो अब सिंपल से आता है, देखो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, मतलब ये दोनों तो ऐसे ही जो है आप बोल सकते हैं एलिमिनेट हो गया। बात बच जाती है सिर्फ जनरल स्टेटमेंट और ऑर्डर कमांड में। बहुत लोगों को ये होता है कि सर फुल स्टॉप है, क्योंकि लास्ट में यहाँ देखोगे तो फुल स्टॉप है। तो ऑर्डर कमांड में और असर्टिव में हमको, यानी इंपरेटिव और असर्टिव में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन जैसी बात ही नहीं है। इतना 10वीं में या 9वीं में पहुंचने के बाद आपको इतनी तो इंग्लिश आती है कि आपको ये समझ में आए सेंटेंस पढ़ के कि वहाँ पे क्या बात बोली गई है। अब आप ये सिंपल सी बात बोली, यहाँ पे बोले कि यहाँ से निकल जाओ। अब निकलने के लिए कोई अगर किसी को बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे वो ऑर्डर दे रहा है, तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आपको डायरेक्टली वहाँ पे लिख देना है इंपरेटिव। अब बहुत लोग ना इंपरेटिव लिख के आ जाते हैं बस, बहुत लोग सिर्फ एक्सक्लेमेटरी लिख के आ जाते हैं। आप ये भूल जाते हो कि आपको सेंटेंस का टाइप बता रहे हो, तो वहाँ पे प्रॉपरली लिखो कि इंपरेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लिखता हूँ, व्हाट इज योर नेम। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप ये मत सोचना कि सर इतना बेसिक क्वेश्चन, तो इतना कुछ ये हार्ड टॉपिक भी नहीं है जिसमें बेसिक क्वेश्चन ना डालूं मैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो व्हाट इज योर नेम। अब आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आप सिंपली जो है लिख दो वहां पे इंटरोगेटिव सेंटेंस। देन थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं मैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, फटाफट चलते हैं हम लोग आगे, भी बहुत से टॉपिक्स अभी और कवर कर रहे हैं। देखो, तो हमने एक इंपरेटिव का एग्जांपल दिख रहा है, एक इसका दिख लिया। अब हम आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी के ऊपर। व्हाट ब्यूटीफुल गार्डन इट इज। सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख रहा है तो लिख दो चुपचाप से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर हमको सिंपली क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है तो हमको ज़्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, चुपचाप से जो दिख रहा है उसके हिसाब से हमको आंसर लिख देना है। फिर आ जाते हैं हम, हाँ, अब यहाँ पे अगर है गेट वेल सून, तो ये एक जनरल बात है। तो यहाँ पे मैं आप बोल सकता हूँ कि ये एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव के मैं और एक आध दो एग्जांपल दे देता हूँ। असर्टिव सेंटेंस पूरी तरह से लिखना, सिर्फ असर्टिव लिख के मत छोड़ देना। जैसे जितने भी आपके प्रोवर्ब्स होते हैं ना, प्रोवर्ब्स हो गए, जो आप लोग सुबह सुबह जो बोर्ड्स पे लिखते हो ना, स्कूल में बोर्ड पे जो बोलते हैं थॉट्स लिख रहे हैं हम लोग, मॉर्निंग थॉट्स, और एक्सपांशन ऑफ आइडिया के, एक्सपांशन ऑफ थीम, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, ये जो चीज़ें होती है ये सब कुछ जो है आपका असर्टिव सेंटेंस के अंदर आती है। ये ध्यान रखना, ये एकदम जनरल बात है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर आता है तो कोई इसमें कन्फ्यूजन ना हो सके। ये सारी चीज़ें जो है आपकी असर्टिव के अंदर आती है। ओके, ठीक है। देन असर्टिव के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इनफ है, ये इतनी चीज़ है। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और टॉपिक। अब आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्पॉट द एरर। अब देखो, बहुत से लोग ये बोलते हैं ना कि सर सब तो हो जाता है लेकिन ये स्पॉट द एरर नहीं होता है। अब पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऐसा एग्जाम में आता है, स्पॉट द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस। ऐसे क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, रीराइट द सेंटेंस। ये सबका ये होता है कि सर स्पॉट द एरर में कैसे पहचाने, क्या पहचाने, क्या गलत होता है। अरे सबसे इजी होता है। सबसे पहले तो एरर का मतलब समझो। एरर का मतलब होता है अनइंटेंशनल मिस्टेक। अनइंटेंशनल मिस्टेक।
अनइंटेंशनल मिस्टेक का मतलब होता है ऐसी गलती जो गलती से की गई हो। अब अनइंटेंशनल मिस्टेक ना जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का मिस्टेक होगा, यानी आपको किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देनी है। हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे गड़बड़ होगा, आर्टिकल का गड़बड़ होगा, आर्टिकल जिसको नहीं याद होगा ए एंड द, ये आर्टिकल होता है हमारा। यहाँ पे प्रीपोजिशन का गड़बड़ होगा या फिर कंजंक्शन का गड़बड़ होगा। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसके अंदर मोस्टली जो है वो लोग गेम खेलते इन द सेंस कि ये गलत कर देते हैं और वही चीज आपको सही करनी होती है। अब हेल्पिंग वर्ब में गड़बड़ कैसे हो सकते है, तो हेल्पिंग वर्ब का अगर मैं बात बोलूँ ना, तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर मान लो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे ही शी इट, और जिसके भी बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, जिसके ऊपर सेंटेंस है, तो अगर वो सेंटेंस सिंगुलर है, तो अगर सेंटेंस सिंगुलर है तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे अगर मान लो सिंगुलर है तो ईज हो जाएगा, प्रेजेंट में, पास्ट में तो वॉज हो जाएगा, ये चीज़ होनी चाहिए। बट ईज और वॉज की जगह यहाँ पे ये लोग जैसे सॉरी हाँ, या तो आर दे देते हैं या तो वर दे देते हैं। तो आपको ये चीज़ों के ऊपर ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर मैं ए, हाँ ये चीज़ें, ये प्लूरल के हेल्पिंग वर्ब्स है। ये जो अगर सब्जेक्ट आपका जो है वो प्लूरल होता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका जो है आर और वर लगता है। और ए एंड द में आपको सिंपल सी पता है, अगर जो आपका जो भी वर्ड है, जैसे मान लो डैश आर, अब ये जो आर है इसमें एच है। लोग बोलते हैं कि अगर आपका जो वर्ड नेक्स्ट दिया है अगर वो वॉवल है तो आपको एन लगाना है। तो मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर लगेगा तो एन आर ही, लेकिन एच है, एच तो वॉवल होता ही नहीं है। तो मैं सिंपल सी बात एक बताता हूँ आप लोगों को। हाँ, इसी के साथ साथ यहाँ पे आर्टिकल भी सिखाई देता हूँ मैं। चलो अब आर्टिकल के ऊपर इतना आ ही गए तो आर्टिकल सिखा देता हूँ मैं। ए एंड द का यूज़ कैसे किया जाता है। सो बहुत लोगों के मन में आ गया रहेगा सर आर्टिकल लिख तो दिया है, सिखा भी दो। तो चलो, आप लोगों की मन की ख्वाहिश, बहुत लोग सोचते रहेंगे यार मैं ही तो कहीं भगवान नहीं हूँ, मैंने जो सोचा वही हो गया सर, वही सिखा रहे हैं। तो ठीक है, आ जाओ। तो ए एंड द, अब देखो पहले मैं एन बताता हूँ, फिर द बताता हूँ, फिर ए बताता हूँ। तो एन बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना डैश आर, तो यहाँ एन आर ही आता है। लेकिन आप बोलोगे सर हमने तो ये सुना है कि एन तब लगता है जब आपके वॉवल्स होते हैं। तो यहाँ पे आपने सही सुना है, बट यहाँ पे बहुत से एक्सेप्शन होते हैं। तो सिंपली जैसे मैंने सीखा है, मैंने कैसे याद रखा है, मेरे को कैसे पता चलता है कि एन कब लगता है, मैं क्या करता हूँ पता है, ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको मैं हिंदी में प्रोनाउंस करता हूँ। हिंदी में ध्यान रखो, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदी में अगर मैं बोलूँ आर, तो अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो ये आर ऐसे होता है। अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आ है। अगर आपको हिंदी में याद होगा तो स्वर और व्यंजन ये आपने सीखा होगा। अब जिनको नहीं पता होगा ये ध्यान दे दो, यहाँ पे आज सीख लोगे। स्वर का मतलब होता है अ से लेके आहा तक जो भी चीजें होती है वो स्वर होती है। अ आ ई उ ए ओ आहा, ये अ से लेके आहा तक ये पूरा स्वर है। और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक जो है वो पूरा व्यंजन है। तो ये जो स्वर है, अगर आपका जो वर्ड है, जैसे जो भी वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन आप हिंदी में कर रहे हो और वो प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अगर आपका स्वर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, स्वर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है मतलब अ से लेके आहा तक का बीच का कोई भी अक्षर का प्रोनाउंसिएशन अगर आ रहा है तो आप उसमें आर लिखोगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भले वोवल है लेकिन एन आर, आर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ओ है, ओ आ, सेकंड आ है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एन लिख रहा हूँ। ठीक है, होप सो इतना समझ में आ रहेगा। ज्यादा कुछ नहीं, एन में बस इतना ही रखना है और इससे ज्यादा मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। बचपन में आपने बहुत सीखा हुआ है, जस्ट आपको रिकॉल कराने के लिए। अब आ जाता हूँ मैं द के ऊपर। द कब लगता है? द तब लगता है ना जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीज। जैसे ही इज द बॉय हु किल्ड द मैन। अगर आप देखोगे ना मैंने यहाँ पे द बॉय द मैन। आप बोलोगे सर हम तो बचपन में जब हम लोग करते थे तो ऐसा हमको जब आता था डैश बॉय तो हम ए बॉय लिखते थे, क्योंकि ए यानी बहुत से नॉर्मल सी। तो अगर यहाँ पे सिंपली ऐसी चीजें हैं, वन वर्ड में है तो आपको ए ही लिखना है। बट मैं यहाँ पे सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ ना तो बहुत से लोगों ने नहीं मारा है, मैंने यहाँ पे सेंटेंस के अंदर ना बहुत क्लियरली बोला है कि यही वो लड़का है जिसने उस इंसान को मारा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो बॉय है इसके साथ द लगा है और यहाँ पे जो मैन है उसके साथ द लगा है। तो ये दोनों जगह पे बॉय जो है वो मतलब एक पर्टिकुलर चीज है। ये जो बॉय है ये कोई
पर्टिकुलर मैं बंदे की बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने उसके पहले द लगाया, और मैन के भी पहले कोई पर्टिकुलर चीज़ है, इसके लिए यहाँ पे मैन के भी पहले द लगाया है। सो अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करूंगा ना, तो ही जो है मैं द लगाता हूँ, ठीक है। चलो, अब आप लोगों को अगर बचपन वाला याद होगा तो द सन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, द सन, द मून, ये वाली चीज़ें अगर आपको बचपन वाली याद होगी तो आप वैसे करते थे बचपन में, द सन द मून लिख के जो है चीज़ें होती थी। जस्ट अ सेकेंड, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है, लिखने क्यों नहीं जम रहा है। हम्म हम्म हो गया, द सन द मून। और आपको बचपन में बोल दिया जाता था दो चीज दुनिया में एक ही है, उसके आगे हम द लगाते हैं, तो ये भी बात सही है, जो चीज दुनिया में एक ही है वो है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि द तब लगता है जब कोई पर्टिकुलर चीज हो। अगर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं तब द लगता है। अब बोलेगे सर ए के बारे में बता दो, तो देखो ए के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको दिख रहा है वहां पे कि अगर एन नहीं लग सकता है, द नहीं लग सकता है, आप चुपचाप से ए लगा दो। अभी इसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज हमको बाकी चीजें भी कवर अप करनी है। तो स्पॉट द एरर में आपको ये चीज पता चल गई, हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक होता है, आर्टिकल में मिस्टेक होता है, प्रीपोजिशन में मिस्टेक हो सकता है इन की जगह पे ऑन लिखा है, ऑन की जगह पे इनटू लिखा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। कंजक्शन, अब बोलोगे सर ये पता कैसे चलेगा? देखो, जिंदगी में अगर आपने कभी रीडिंग की है, 10th स्टैंडर्ड तक पहुंच चुके हो, मतलब रीडिंग करना आता है, आप खुद जो है राइटिंग स्किल इधर लिखने वाले हो पेपर में, कि लगभग 20 मार्क का या समथिंग मार्क्स का राइटिंग स्किल होता है इंग्लिश के पेपर में, वो चीज़ आप करने वाले हो, इतनी चीज़ आप कर रहे हो, यानी आपको सेंटेंस बनाने आता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्पॉट द एरर जब आपके सामने आएगा ना, जस्ट एक बार आप सेंटेंस चुपचाप से रीड करना, जिससे आप रीड करोगे ना सेंटेंस, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अरे ये वर्ड यहाँ पे गड़बड़ है, वो वर्ड वहाँ पे गड़बड़ है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में भी उतना ज़्यादा एक्सट्रीम स्पॉट द एरर नहीं आता है जितना कि 12th को आता है, बिकॉज ये सेम टॉपिक 12th को भी है, वहाँ पे थोड़ा लेवल अप होता है, बट स्टिल हम 10th के हिसाब से सोच रहे हैं, तो अप टू 10th तक इतना ज़्यादा इसके अंदर कुछ होता नहीं है। तो इसी के साथ साथ मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ, स्पॉट द एरर का एक आध एग्जाम्पल दे देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर इसका तो एग्जाम्पल नहीं दिया, खाली एक्सप्लेन करके छोड़ दिया। तो स्पॉट द एरर का अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो ही वर द बॉयज, आपके दिमाग में आ ही गया रहेगा सर वर, या तो ही है सिंगुलर, आर लिखूं फिर? अच्छा, आर भी नहीं लिखना है, यानी क्या लिखूं? इज, ही इज द बॉयज। सर द बॉयज, या फिर क्या लिखना है? ही इज अ बॉयज, क्या लिखना है बताओ? दिमाग में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे इसका आंसर है ही इज द बॉय। समझा कुछ? क्या गड़बड़ होगा? बॉयज, अगर मैं ही के बारे में बात कर रहा हूँ तो एक ही इंसान के साथ बॉयज कैसे हो सकता है भाऊ? कहाँ ध्यान है आप लोगों का? ध्यान तो दो, क्या क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ी है जो मैंने बता दिया सिर्फ उन्हीं में से रहेगा, थोड़ा गेम यहाँ वहाँ भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है ही इज द बॉय। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग सोचोगे सर खुद ही कंफ्यूज होते हैं क्या, सर को आता नहीं है? मेरे को आता है, आपके यहाँ पे पढ़ाने से पहले मैं खुद प्रिपरेशन करके बैठा हूँ, तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ इतना मतलब कुछ तो आता ही रहेगा, जो जानते हैं उन लोगों को तो पढ़ाया हुआ है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। द बॉटल वॉज इन द टेबल। द बॉटल, कहाँ गड़बड़ है? वॉज, वॉज सही है, टेंस पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, जरूर नहीं क्या। अब यहाँ पे बॉटल्स होता ना, बॉटल की जगह पे बॉटल्स होता, स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिखी है, थोड़ा ध्यान दे देना। बॉटल अगर यहाँ होता ना तो मैं वर लगाता था, ध्यान दो, जरूर नहीं कि हर बार इजी आएगा। वॉज पास्ट टेंस में भी चीज़ होती है। द बॉटल्स वॉज इन द टेबल, नहीं ऑन द टेबल, एंड नहीं है, हाँ ये ऑन है, ऑन द टेबल, यानी बॉटल जो है टेबल के ऊपर था, ठीक है। तो आप एग्जाम में बस एक चीज करके आना, आप जिसको भी सही कर रहे हो ना वहाँ पे अंडरलाइन कर देना। और मैं मोस्टली यही बोलूंगा कि स्पॉट द एरर में क्वेश्चन भी आप लोग लिख के, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन लिख के आंसर वैसे ही लिखना, बिकॉज बेटर होता है, तो चेक करने वाले को भी आसान होता है, ठीक है। तो स्पॉट द एरर के लिए इतना काफ़ी है, इतना टाइम इनफ था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बिकॉज मेरे को लग रहा है ऐसा ज़्यादा टाइम लग रहा है, 1 मार्क के लिए इतना सारा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन टैग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन टैग के ऊपर। अगर ये क्वेश्चन टैग कौन से नंबर का क्वेश्चन है? ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, अब हम 5th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो हमारा जो है 5th जो है वो है क्वेश्चन टैग। अगर मैं आपको क्वेश्चन टैग की बात करूँ तो क्वेश्चन टैग से आसान चीज़ तो कोई है नहीं। देखो, ही इज
द बॉय। अब बोलोगे सर के पास एक ही एग्जाम्पल है, बार बार वही चिपकाए जा रहे हैं, तो एक ही एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट वो आपको रिकॉल हो जाए इसीलिए इसलिए है वो। देखो ही इज द बॉय कॉमा, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, सिंपल सी बात है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। सेंटेंस नेगेटिव है क्या? नहीं है, तो अगर नहीं है तो मेरे को यहाँ पे नॉट लगाना है। अब बोलोगे सर इज नॉट लिख दें क्या? नहीं, नॉट लगाना है, इसका मतलब कि आपको उसको कंबाइन करना है। एब्रीवेशंस पढ़े होंगे आपने बचपन में, इज नॉट को इजंट लिखते हो आप, तो इजंट। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, तो इजंट ही, एंड में क्वेश्चन टैग। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत लोग ना ये गड़बड़ करते हैं, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि आपको इसे क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। आपको इसको क्वेश्चन फॉर्म में नहीं बनाना है, आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्वेश्चन ही होता है ऐड अ क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए ना आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस जो पूरा क्वेश्चन है ना उसको एक बार लिखना है, कॉमा लगाना है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है, और आपका सब्जेक्ट अगर आप, और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब बोलोगे सर नॉट हर बार लगेगा क्या? अगर आपका जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो आपका सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा, ये याद रखना। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगेगा, अगर नेगेटिव नहीं है तो आप वहां पे नॉट लगा के, और वो भी एब्रीवेशन के साथ, मतलब उसको एब्रीवेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट, अब बहुत लोगों के दिमाग में ना ये क्वेश्चन, ये डाउट आता होगा कि सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। वो डाउट मैं आपके सामने क्लियर करता हूँ, बिकॉज मैं सोच ही रहा था हेल्पिंग वर्ब सिखाने का, लेकिन वो चेंज द वॉइस के पहले मैं सिखाता हूँ, बट आपके सामने रख दे रहा हूँ। देखो ये हेल्पिंग वर्ब अगर आप ध्यान से कर लोगे ना तो आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ पूरा का पूरा टेंसेस भी हो जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा, जिनको मैंने आज तक पढ़ा है, जितनी बार भी पढ़ा है, मैं हमेशा इसी चीज से शुरू करता हूँ अपने टॉपिक्स। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है ना, मैं सिंपल से आपके सामने रख रहा हूँ। देखो पास्ट, प्रेजेंट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। चलो, तो हर जगह के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये ध्यान रखना। अब आ जाता हूं मैं सिंपल, फिर यहां कंटिन्यूअस, फिर नेक्स्ट है परफेक्ट, और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। एटलीस्ट आप भले कुछ लिखो ना लिखो इस पूरे ग्रामर में, लेकिन ये एक चार्ट याद रखना, बिकॉज ये एक चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में हाँ, नो हेल्पिंग वर्ब, जिनको याद है उनको याद है, नो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, ठीक है। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा है सर नो हेल्पिंग वर्ब, हिडन हेल्पिंग वर्ब जैसी कोई चीज़ होती है क्या? हाँ, तो हिडन हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन पहले मैं चार्ट बना लूँ फिर मैं आपको, इसलिए तो मैंने वहाँ बीच में जगह छोड़ा है, तो हिडन हेल्पिंग वर्ब मैं बता दूंगा। चलो, इधर विल, शैल, देन इज, एम, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये ध्यान रखना। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे वॉज स्लैश वर, विल बी, शैल बी। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं परफेक्ट में। तो ये पास्ट है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है हैड, यहाँ पे हैज़ और हैव, यहाँ पे विल हैव और शैल हैव। देन परफेक्ट कंटिन्यूस में बस एक चीज़ ऐड हो जाती है, हैड बीन, यहाँ पे हैज़ बीन, यहाँ पे हैव बीन, फिर यहाँ पे भी बस बीन ऐड होएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए आपके सामने एकदम प्रॉपर है। देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, कुछ चीज़ें आपके सामने जो बहुत क्लियरली मैंने यहाँ पे रखी हुई है, तो अगर आप इस चीज़ को बहुत प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो आपके सामने जो है ना, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स है, एक हेल्पिंग वर्ब कभी भी दो बार रिपीटेड नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर एक हेल्पिंग वर्ब रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब है, वो रिपीट होने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको फोकस रखना है। अगर आप देखोगे तो कोई भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो रिपीट नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर मैं हेल्पिंग वर्ब पास्ट के बारे में बात करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में भूल जाएंगे, आप भी बोलोगे सर बताया ही नहीं बोल के। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है डिड, जस्ट अ सेकेंड,
यहाँ होता है डिड, और प्रेजेंट में कोई बता रहा है डू डज, यस। लेकिन ये क्या है, ये हिडन हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। अब बोलोगे सर बाकियों में भी हिडन होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहीं दो जगह होते हैं जहाँ पे हिडन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और ये हिडन हेल्पिंग वर्ब्स का मेजरली हमको यूज सिर्फ और सिर्फ कहाँ आता है, एक क्वेश्चन टैग में आता है। ये इसलिए मैंने अभी सिखाया बिकॉज क्वेश्चन टैग में मैं अभी आपको एक आध दो क्वेश्चन दूंगा जिसमें हिडन हेल्पिंग वर्ब की बात होती है। तो हिडन हेल्पिंग वर्ब ऐसे होते हैं। तो इसके जरिए देखो, अब आपको इसका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है चेंज द वॉइस में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, यानी हर जगह पे ये चीज़ यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब आपको आना ही चाहिए, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप पूरा ग्रामर कर ही नहीं पाओगे। सबसे मेजर चीज़ होती है हेल्पिंग वर्ब। इसके लिए मैंने ये पूरा चार्ट आपके सामने बनाया है, और ये सेम चार्ट अगर आपने याद कर लिया, बहुतों ने याद करके ऑलरेडी रखा होगा, जिन्होंने नहीं किया है टाइम दो, 5 मिनट का टाइम है, 2-4 बार देखो, ऐसे बोल बोल के याद नहीं होगा, 4-5 बार आप खुद ही लिख दोगे ना तो हो जाएगा। और अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अगर आप आलस कर रहे हो कि नहीं लिखना है नहीं लिखना है, तो फिर भाई आप ही जानो कि आप कैसे पास हो पाओगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इतना अगर आपने कर लिया ना, 4-5 बार इसको लिख के देखो, लिख लिया एक बार, आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी। जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बना के रखे, बिना देख के 2-3 बार लिख लो, आपको एक बार ये प्रॉपर होगी ना, आगे कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप आ जाता हूँ मैं वापस से। तो हिडन हेल्पिंग वर्ब्स ये होते हैं, पास्ट टेंस में डिड होता है और यहाँ पे प्रेजेंट में डू डज होता है। लेकिन बहुत, और हाँ, अब यहाँ पे टेंस कभी भी पहचानना होगा ना आपको, सिंपल सी बात है, देखो हर जगह पे इंडिविजुअल टेंस, इंडिविजुअल हेल्पिंग वर्ब है। आप कभी भी सेंटेंस में अगर आपको टेंस पहचानना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है, बहुत लोग ना टेंस जो है ना वर्ब से पहचानते हैं, तो आप गलत कर रहे हो। वर्ब से कभी नहीं पहचाना जाता है, मतलब पहचानते हैं बहुत बार, बट स्टिल रॉन्ग हो जाती है बहुत बार चीज़ें। अगर आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए ना, तो आप हमेशा टेंस जो है आप अपने हेल्पिंग वर्ब से पहचानो। हेल्पिंग वर्ब से अगर आप टेंस पहचानोगे ना, आप कभी भी गलत नहीं होगे। क्यों गलत नहीं होगे? बिकॉज हर जगह पे आपके पास अलग अलग तरह के, अगर आप बोलोगे सर विल बी तो विल तो कॉमन है, तो अगर आप आंख खोल के देखोगे तो विल एक जगह पे है, एक जगह पे विल बी है, दूसरी जगह पे विल हैव है, और चौथी जगह पे विल हैव बीन है। यानी अगर विल हैव बीन आ रहा है तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा वो। अगर विल हैव आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा वो। अगर विल भी आ रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है सिंपल, फिर इसका सिंपल, फिर इसका सिंपल। तो ये सिंपल के ये सारे हैं, फिर कंटिन्यूस के, पास्ट कंटिन्यूस के वॉज वर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के इज एम आर, फ्यूचर कंटिन्यूस के विल बी शाल बी, पास्ट परफेक्ट का हैड, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज बीन, फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव शाल हैव। तो ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो इस चीज़ में आप लोग इतना गलती कर देते हो ना कि फिर ऐसा लगता है कि क्या ही सिखाया है आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे अभी मैं सीधा आ जाता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर अब, और स्टार्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ, हाँ, हेल्पिंग वर्ब से। अब हाँ, एक चीज़ रह गया, सॉरी एक चीज़ रह गया। अब बहुत लोग बोलते हैं ना कि सर बाकी तो ठीक है पहचान लेंगे, लेकिन जो नो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे ये दो है यहाँ पे जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं है, उसका क्या करना है, वहाँ पे कैसे हम पहचानेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देके जा रहा हूँ पहचानने के लिए, जिसके जरिए आप इजीली उसको पहचान सकते हो। देखो यहाँ, ओके सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं अगेन। एक्चुअली पेंसिल का चार्जिंग उतर गया था तो मेरे को पॉज करके अगेन रिज्यूम करना पड़ा है वीडियो। देन हाँ, हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो मैं आपको यही बता रहा था कि बाकी सब जगह तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है जिससे आप टेंस पहचान लोगे, लेकिन बात आ जाता है सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट का, जहाँ पे लिखा हुआ है नो हेल्पिंग वर्ब। आप इसका क्या करोगे? तो बेसिकली देखो, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, अगर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के अंदर मैं आपके सामने एक रख देता हूँ सेंटेंस ही, ताकि आप इजीली कर, ही हिट्स द बॉय, एक सेंटेंस ये है आपके सामने, और एक सेंटेंस है ही हिट द बॉय। बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर बेसिक तो है बट स्टिल आप नहीं समझ पाते हो। बहुत लोग इसका मतलब, अभी भी मैं पूछ लूँ ना कि बता दो मेरे को जरा इस ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, कौन सा वाला क्वेश्चन, तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। इसका मैं आंसर बताने से पहले आपको मैं बता दूँ जो भी कॉन्सेप्ट है इसका। अगर आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, अगर उस सब्जेक्ट के साथ बाद जो वर्ब है, उस वर्ब के साथ अगर एस नहीं तो ई एस लगाए सब्जेक्ट, हाँ एक और चीज़, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके बाद जो आपका वर्ब है, उस वर्ब के साथ मेन वर्ब, यहाँ वर्ब मतलब मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है उसके साथ या तो एस नहीं तो ई एस अगर लगा हुआ है, तो जो आपका सेंटेंस है ना, ये जो भी आपका सेंटेंस है, ये आपका हो जाएगा सेंटेंस, क्या होएगा बताओ, जिनको पढ़ा है वो लोग बताओ। सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत लोग पास्ट टेंस बोल रहे थे, मैंने सुना, हाँ आवाज़ आती है मेरे को।
मोबाइल से आप क्या बोल रहे हो, मन में क्या सोच रहे हो वो भी सुनाई दे जाता है भाई। याद है कि नहीं हिमांशु सर कौन है? तो ही हिट्स द बॉय, तो ये आपका जो सेंटेंस है ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी और भी एग्जांपल्स दूंगा ताकि और क्लियर हो जाए। और ही हिट द बॉय तो ऑब्वियस सी बात है ये फिर सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सिंपल प्रेजेंट टेंस तो समझ गए, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस कैसे समझेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का भी तो कुछ रूल होगा ना ताकि समझ पे आए। तो हाँ, एक चीज़ है, ध्यान से सुनो तो बताता हूँ। सिंपल पास्ट टेंस आप कैसे पहचानोगे पता है आपको? सेंटेंस में सब अगेन सब्जेक्ट देखो, इसमें सब्जेक्ट मैटर करता है क्या? जिनको पढ़ा है वो बताओ, सब्जेक्ट मैटर करता है? नहीं। यानी आपका जो सब्जेक्ट नहीं अगर मैटर करता है तो आपको मेन वर्ब के ऊपर ध्यान रखना है। आपका मेन वर्ब जो है वो सेकेंड फॉर्म में होगा, V2 होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा। और वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म अगर है तो आपका चीज़ जो है सिंपल पास्ट टेंस में है, ठीक है। चलो आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूँ। ही गिव्स द लेटर, लेटर बोला यहाँ से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ही गेव द लेटर, अब अगर आप देखोगे मीनिंग सेम ही है, टेंस फर्क है। अगर आपको याद होगा ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, इधर वर्ब के साथ एस नहीं तो ई एस, एस लिख रहा है, एस दिख रहा है, यानी ये क्या है? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ओके। और यहाँ पे गेव है, अगर आपको याद होगा तो गिव, गेव थर्ड फॉर्म, गिवन तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। होप सो आपको ये रिकॉल होता रहेगा, नहीं तो पता चला मैं बस पढ़ाई जा रहा हूँ, ध्यान किसी का है नहीं, और रजाई में से बाहर निकल के वीडियो देखो, पता चला सोते सोते आराम से देख रहे हो और देखते देखते वीडियो सो गए, सुबह हो गई, ठीक है। हाँ चलो अपन अपने क्वेश्चन टैग पे थे। चलो क्वेश्चन टैग सिखाने के चक्कर में मैंने आपको पूरा हेल्पिंग वर्ब सब सिखा दिया और टेंसेस भी इसी बहाने हो गए। अगेन आपके सामने मैंने सारे पूरे हेल्पिंग वर्ब के हर चीज़ बता दी, टेंसेस भी बता दिया, हर चीज़ हो गई, ठीक है। देन आ जाओ, अब आ जाते हैं हम अपने मेजर जिस चीज़ को हम लोग करने के लिए बैठे हुए थे, वो है आपका क्वेश्चन टैग। देखो 1 मार्क टॉपिक तो यहाँ पे है ही है, लेकिन ये 1 मार्क टॉपिक के साथ साथ मैं आपके बहुत सारे बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, तो इसलिए पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखना। ये मत सोचना कि वीडियो बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, हो सकता है मैं पार्ट 1 इसमें करूँ जिसमें 1 मार्क टॉपिक ही हो, ठीक है। क्वेश्चन टैग तो ही, चलो ऊपर जो हमने क्वेश्चन लिया था ना, ही हिट्स द बॉय। अब सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ? हमको सेंटेंस का टेंस नहीं समझ में आ रहा है? क्या है, क्या है? दिख रहा है यहाँ पे एस दिख रहा है? अभी अभी ऊपर सेम क्वेश्चन लिया था तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देखो पहले तो मैं पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, ही हिट्स द बॉय, कॉमा, जो मेजर मेजर काम है वो हो गया। अब उसके बाद मेरे को हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रहा है। अब बहुत लोग यहाँ पे ना ईज लगा देंगे, तो बुद्धि नहीं लगाओ ज़्यादा। ईज कहाँ लगता है? कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ईज आता है, तो वो सब नहीं लगाना है यहाँ पे। आपको जब टेंस समझ में आ रहा है यहाँ पे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब होता है जरा देखो तो। यहाँ पे पहले तो हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, लेकिन डू और डज दो हिडन हेल्पिंग वर्ब है। अब डू और डज किसके साथ लगता है? डू किसके साथ लगता है? सिंगुलर के साथ या प्लूरल के साथ? बताओ। सिंगुलर, तो यहाँ पे डू लग जाएगा। डस तब लगता अगर यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल होता ना, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता तो, प्लूरल मेरे मुंह से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है पता नहीं क्यों, खाना वाना खा के बैठा हूँ इसलिए शायद, तो आपका जो है यहाँ पे डज होता। अब देखो सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, यानी आपका आपके डू के साथ नॉट आएगा तो ये डोंट बन जाएगा, ये ध्यान रखना। और ये डस के साथ अगर नॉट आता तो डज नॉट नहीं, डजेंट। याद है बचपन में एब्रीवेशंस किए थे। तो डोंट, अब यहाँ पे ही है तो सब्जेक्ट के साथ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, याद रखना। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। चलो एक और क्वेश्चन, एक आध दो और ले लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। ही हैड गिवन अप, यानी वो हार मान चुका है। तो पहले तो आप जैसा है वैसे का वैसे लिखो, ही हैड गिवन अप। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, तो आपको हैड यहाँ पे है तो हैड लिख दिया। सेंटेंस में देखो नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, कहीं नॉट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी पॉजिटिव है सेंटेंस, तो हमको नॉट, तो हैड एंड ही, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन टैग अगर नहीं लगाओगे तो फिर फायदा क्या, मेन क्वेश्चन टैग लगाना है, तो वो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे
ब्रॉट सम अमाउंट ऑफ मनी। चलो, जिनका दिमाग में आया रहेगा वो लोग ने लिख दिया है। दे ब्रॉट सम अमाउंट ऑफ मनी, कॉमा hadn't। अरे गधो, हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है यानी या तो ये सिंपल पास्ट टेंस होगा या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो रहा है होगा। यहाँ पे देखो दे है। अब अगर आपको याद होगा तो अगर सिंगुलर होता है तब एस ई एस देखते हैं, प्लूरल में एस ई एस नहीं देखते। यानी प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए यहाँ पे। ब्रॉट वर्ब क्या है? ब्रॉट है। वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म है? अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ब्रिंग क्या होता है फिर? ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का। तो अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या हो गया? ये सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इधर क्या दिया हुआ है? हिडन हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? दिखा? अब सिर्फ देखो ही मत, उसको याद भी रखो। तो डिड, सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, तो डिडंट। दे तो दे, क्वेश्चन मार्क एंड में। ठीक है, चलो यहीं पे क्वेश्चन टैग रोक रहा हूँ मैं, बस हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आप एक चीज़ आप क्वेश्चन टैग में याद रखना, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है तब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली वही लिखना है और कर देना है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तब दिमाग लगाना है। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अफर्मेटिव और नेगेटिव, सिक्स्थ। अभी भी और बाकी है, अब फटाफट हो जाएगा बिकॉज अब छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो मेक अफर्मेटिव, देखो एक साथ दोनों चीज़ नहीं आ सकता है क्योंकि हाँ, अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है देखो पहले तो समझो। आपने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा है, उसके अंदर असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस के ही अंदर ये दो चीज़ें हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी इस सेंटेंस के अंदर नॉट, नेवर, नथिंग ये सारे वर्ड ही होंगे। और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है इसमें कोई ना कोई जो है नेगेटिव वर्ड होगा। नेगेटिव वर्ड इन द सेंस कि नॉट, नेवर, नथिंग, इनमें से कोई ना कोई जो है वर्ड होगा जिसके नो, नथिंग, नॉट, नेवर ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं जो जिससे वो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो टॉपिक है ना, मेक अफर्मेटिव, मेक नेगेटिव, ये जो चीज़ है ये आपको हमेशा पैसेज में आती है। पैसेज में आती है इन द सेंस कि जो आपका 10 मार्क का जो इंग्लिश में पैसेज होता है उसमें जो A4 क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर जो है ये 1 मार्क के लिए आता है तो 1 मार्क के लिए आएगा पूरे पेपर में। बट 1 मार्क भी बहुत मैटर करता है। 1 मार्क आपको 89, 90 से 89 तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो वो ध्यान रख के 1 मार्क के लिए हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे बेसिकली ना देखो, जब एक सेंटेंस दिया ना, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ ही इज नॉट ए गुड बॉय। अब ये सेंटेंस आपके सामने है, सेंटेंस पढ़ के आपको क्या लग रहा है? ये पहले तो बताओ मेरे को, असर्टिव तो है ही ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये सेंटेंस जो है ना ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? यस, जिन लोगों ने अपने मन में सोचा कि नेगेटिव, इससे पता चला बिकॉज सेंटेंस में हमको नॉट दिख रहा है जिसकी वजह से जो है ये नेगेटिव, ये एक नेगेटिव वर्ड है। और ये नॉट की वजह से ये नेगेटिव वर्ड बन रहा है जिसकी वजह से ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। यानी आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? मेक द सेंटेंस अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव बोला है तो आपको देखो, मैं एक सिंपल सा, मैं ज़्यादा दिमाग और इतना ज़्यादा मेहनत करने वाला में से नहीं हूँ। मैं देखो एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। सेंटेंस में ना सबसे पहले आप लोग एडजेक्टिव ढूंढो। अब एडजेक्टिव जिसको नहीं पता है वो फिर भाई क्या कर रहे हो आप लोग? फिर एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट। क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट कितना अच्छा क्वालिटी का है वो नहीं, कोई एडिशनल क्वालिटी, कोई स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट के बारे में दिए कि नहीं दिए है। यस, बहुत लोगों के मन में आया कि यहाँ पे दिया हुआ है गुड। ठीक है, अब ये जो वर्ड है गुड, इसका आप लोग अपोजिट वर्ड बताओ। बैड। ठीक है, अपोजिट वर्ड इन द सेंस के आपको एंटोनिम निकालना है। एंटोनिम अगर एक बार आपने निकाल लिया ना तो आपके लिए सेंटेंस आसान हो जाएगा। देखो अगर मैं बोलूँ वो इंसान बुरा है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ वो इंसान अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है यानी बट ऑब्वियस सी बात है वो बुरा है। नो, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय यानी ऑब्वियस सी बात है ना कि ही इज़ अ बैड बॉय। ही इज़ ए बैड बॉय। कुछ समझ रहा है? समझा कुछ?
मैंने देखो बेसिकली मैंने इधर नॉट को हटा दिया, आपके सामने दोनों वर्ड है, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, ये एक नेगेटिव है नॉट लगाने की वजह से। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, जब भी मेरे को नेगेटिव से अफर्मेटिव जाना है, या भले मेरे को अफर्मेटिव से नेगेटिव ही क्यों नहीं जाना है, मेरे को दोनों ही अगर कभी भी करना है, मैं सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड ढूंढूंगा जिस वर्ड का मुझे ऑपोजिट वर्ड मैं लिख सकूँ। अगर मैं उस वर्ड का अपोजिट वर्ड लिख सकता हूँ, तो अगर अफर्मेटिव में है वो नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो वो वर्ड का मैं अपोजिट लिख के उसके बाजू में नॉट लगा दूंगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर अफर्मेटिव में करना है तो नॉट हटाना है, तो मेरे को वो वर्ड का अपोजिट लिख देना है, तो वो ये ऑटोमेटिकली अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं आप लोगों के साथ, ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी आपको आ जाए। एक एग्जाम्पल ही लूँगा, फिर ख़त्म कर दूंगा इसको। द ताजमहल is not very ugly. ugly एक वर्ड ऐसा है जिसका मुझे अपोजिट वर्ड मिल सकता है, कोई बता सकता है? यस, प्रिटी। ठीक है, सो द ताज महल इज वेरी प्रिटी। हो गया। आप बोलोगे सर क्या किया आपने, ये सेंटेंस में नॉट है, यानी ये ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो मैंने इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट किया। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने दोनों एग्जांपल, हाँ ठीक है, एक मैं अब आपको दे देता हूँ जिसके अंदर मैं अफर्मेटिव में लिखता हूँ और उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। राजेश इज अ स्मार्ट बॉय। अब देखो ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो हमको इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव सेंटेंस, मेक नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो राजेश, अब देखो स्मार्ट का ऑपोजिट डल। ठीक है, या फिर ठीक है डल ही लिख देते, राजेश इज नॉट अ डल बॉय। ओके, सो इस तरह से आप लोग बहुत इजीली जो है ये चीज़ें कर सकते हो। अफर्मेटिव नेगेटिव हमेशा मैं सुनता हूँ बच्चे लोग बोलते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ रहा, ये करा दो, ये करा दो। तो इतना कुछ कराने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा जो है उसके अंदर एक वर्ड ढूंढना है जिस वर्ड का आप अपोजिट वर्ड लिख सकते हो। तो अगर पॉजिटिव में ऑलरेडी है, नेगेटिव बनाना है, तो उस वर्ड का अपोजिट लिख के नॉट लगा दो। और अगर नेगेटिव में ऑलरेडी है, नॉट हटाना है, तो वर्ड का बस अपोजिट लिख दो बिना नॉट लिखे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एक और टॉपिक जो है वाइंड अप हो गया। ओके, नेक्स्ट अफर्मेटिव हो गया। अब हिडन वर्ड्स, अब ये बहुत छोटे छोटे और बहुत बकवास टॉपिक है, इसके अंदर अब मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा, पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा 10-15 मिनट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो था, आई थिंक 7th क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन था, 7th। ठीक है, 7th था, 7th और फिर 8th है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, दोनों में एक साथ फटाफट कराता हूँ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 7th है वो है हिडन वर्ड्स। अब हिडन वर्ड्स क्या होता है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है। एन्चांटमेंट, ये एक वर्ड है, इस वर्ड में से ना आपको न्यू वर्ड्स क्रिएट करने हैं। न्यू वर्ड्स इन द सेंस कि आपके जो लेटर्स होंगे ना, लेटर्स वो इसी वर्ड के होने चाहिए, ये इसी वर्ड्स में से होने चाहिए। और जितने लेटर है उतनी बारी आप, और आपको एटलीस्ट 4 लेटर का न्यू वर्ड बनाना है। 4 लेटर न्यू वर्ड आपको जो है क्रिएट करना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं, आप 3 वर्ड्स भी अगर क्रिएट करोगे, एग्जाम में ऐसे 2 ही बोला जाता है, बट 3 वर्ड्स भी आप क्रिएट करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एन्चांटमेंट का आ जाओ क्रिएट करते हैं हम लोग। एन्चांटमेंट का बता दो। टेंट, TENT। बहुत लोग बोलेंगे सर टी नहीं है, 3 वर्ड्स का ही है वो, टी। बहुत लोग बोलेंगे टी तो वर्ड होता है, बट हमको 4 वर्ड चाहिए। ठीक है, और ऐसा वर्ड चाहिए जिसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया आपने। एनहांस, ओके, एनहांस, ENHANCE, एनहांस। एक वर्ड और दे दो, एक वर्ड बता दो, जल्दी बोलो। ठीक है, नहीं बता रहे हो, ठीक है मैं लिख देता हूँ फिर। टेंट, टेंट तो लिख दिया। ठीक है,
ठीक है, एक वर्ड आप लोग लिखो, मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा है, मैं सामने तो दिख रहा है मेरे को, अब ये मत बोलना सर आप सर होके नहीं कर पा रहे, तो मैं फटाफट माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं करके नहीं ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हिडन वर्ड्स है, देखो ना यार इतना कहाँ आप लोग टेंशन ले रहे हो हिडन वर्ड्स में। हिडन वर्ड्स क्या है, बेसिकली सिंपल सा तो है, आपको एक वर्ड देंगे, उसमें से आपको न्यू वर्ड्स क्रिएट करने हैं, और वो न्यू वर्ड्स आपके उसी वर्ड में होने चाहिए। 4 लेटर का आपको बस ध्यान रखना है कि 4 लेटर का जो है न्यू वर्ड्स क्रिएट होना चाहिए। और 2 बोला जाता है, 3 वर्ड क्रिएट करो, 2 बोला जाता है, मेरे को मार्क्स तो मिल जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा मेरे को, मैंने 2 वर्ड क्रिएट कर दिए हैं। खाली ये ध्यान रखना है कि 3 लेटर वर्ड नहीं क्रिएट करना है, बाकी 2 लिखो 4 लिखो आपके ऊपर है, 4 आ रहा है तो 4 भी लिख दो, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मैंने पहले ही बोला था बहुत कम टाइम लगेगा। अब आएगा आपको बोला जाएगा मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, देखो उन लोगों ने पहले ही बोला है मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, सिर्फ फालतू की कोई सेंटेंस नहीं होंगे। बहुत लोग कुछ भी बकवास लिख देते हैं, वो बकवास नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस 1 मार्क के लिए आएगा। आपको एक वर्ड दे देंगे, जैसे मान लो स्पिरिट रोज, आपके बुक का ही वर्ड है, पेपर में मैंने दिया भी है बहुत बार। हाँ एक और चीज़, हाँ अगर इन द सेंस अगर विज्ञान इंस्टीट्यूट के अलावा कोई अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर प्रैक्टिस पेपर की इवन नीड होगी, बहुत लोग होते हैं जो 5 क्वेश्चन पेपर सेट, ये सेट वो सेट, दुनिया भर की जो इधर उधर भटकते रहते हैं, इवन 21 वगैरह बहुत लोग भटकते रहते हैं कि जाके 21 खरीद लो। दुनिया भर का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ अपना, ये देखो, और ये एक और नंबर है, ये दोनों मेरा पर्सनल नंबर है, मतलब एक ऑफिशियल नंबर है, एक पर्सनल नंबर है, तो दोनों नंबर ये मेरे नंबर है। इस पे आप मैसेज करना बस प्लीज़, हाँ सिर्फ मैसेज, नो कॉल्स। आप कॉल्स करोगे, मैं मोस्टली कॉल्स नहीं पिक करता हूँ, मोस्टली मैं कॉल्स नहीं पिक करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इधर उधर लेक्चर्स रहते हैं, सब काम रहता है, तो मैं कॉल्स नहीं पिक करूँगा। इन द कभी कभार पिक कर भी लिया तो भी मैं प्रॉपर आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, तो बेटर है आप मैसेज डालना, बस ओनली मैसेज, आप मैसेज डाल दो। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए, या फिर आपको 21 जैसी जो चीज़ें हैं, वो 21 हम नहीं देते हैं। 21 एक्चुअली जो मार्केट में बिकता है, जिस जो पर्टिकुलर पब्लिकेशन का बिकता है, नाम नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, जो भी आपको पता है कौन सा पब्लिकेशन है, तो आपको वो सब चीज़ें हम लोग नहीं प्रिपेयर करते हैं। हम लोग हर साल जो है अपने खुद के जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालते हैं, और अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर सेम सिस्टम सेम ही रहता है हमारे, जो अगर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिलअप्स आपके पूरे टेक्स्ट बुक के जितने फिलअप्स है वो सब एक साथ होंगे, फिर मतलब एक ही साथ सारे लाइन से होंगे। मैचअप्स है तो मैचअप्स, जो भी जितनी भी चीज़ है वो सब लाइन से होती है, वो मोस्टली सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो भी आपको चाहिए रहेगा। हाँ अब आपके दिमाग में आ रहेगा सर कुछ चार्जेस लगेंगे क्या, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। अगर नॉर्मली कुछ है तो मोस्टली चार्जेस वगैरह कुछ हम लोग लेते नहीं है, बिकॉज उतना ज़्यादा ये सब के कुछ ये नहीं करते हैं, बट स्टिल अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं और अगर हार्ड कॉपी का ज़्यादा डिमांड होता है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि कुछ नॉमिनल अमाउंट, जिसमें मैं अपने मतलब हम लोग कुछ नहीं रखेंगे, कुछ नॉमिनल अमाउंट जो है जितने में आपका वो चीज़ें प्रिंट हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, वो नॉमिनल अमाउंट जो है चार्ज करके आपको जो है वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो नॉमिनल चार्जेस अगर कुछ लगे तो ठीक, नहीं तो वो भी हम लोग नॉमिनल चार्जेस नहीं लेते हैं। बाकी मोस्टली हो जाएगा। अगर किसी को क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी चीज़ें चाहिए रहेंगी, ये 2 नंबर आपके सामने हैं, दोनों में से आप किसी पे भी मैसेज करो, आपको जो है चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। सो ये दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पे अगर कॉल कर दो, कॉल नहीं करना, पहले ही बता रहा हूँ, कॉल किए तो मैं उठाऊंगा नहीं, मैसेज करना, मैसेज कर दोगे तो आपको जो भी है चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। चलो आ जाओ टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हाँ हम लोग फालतू की बकवास में ज़्यादा बिजी हो गए, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ चीज़ें, होप सो अभी नहीं भी अगर लिखी रहेगी तो आप लोग जाके वापस से जो है वहाँ से ये कर लेना, पीछे जाना वीडियो में और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ इवन अगर किसी को क्लास पे भी विज़िट करना है, ब्रांचेस 3 ब्रांचेस है हमारे, कल्याण में भी इवन न्यू ओपन हो रहा है। सो तीनों ब्रांचेस है, तीनों में आपको जहाँ भी विज़िट करना है विज़िट कर सकते हो। उल्लासनगर 1, हाँ बाकी जिसके दिमाग में आया सही बोला, UNR 1 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, 9011013961। मारल नंबर लिख देता हूँ 9075518862, और UNR 4, इसमें भी आप सेम नंबर पे, उधर एक्चुअली दूसरे सर है, 3961 महेश सर है, बट मैंने आपको ये नीरज सर का नंबर दिया है। मेरे को महेश सर का नंबर एक्चुअली याद नहीं है,
बट आप नीरज सर से भी कांटेक्ट कर लोगे तो सारी चीज़ें जो है आपको पता चल जाएगी। ये भी नीरज सर का नंबर है और ये मेरा नंबर है। ओके, थोड़ा एडवर्टाइजिंग चल रहा है, एक्चुअली एडवर्टाइजिंग नहीं चल रहा है, आप लोग के लिए भले के लिए है। बिकॉज ये जो क्लास के बच्चे हैं वो तो वीडियोस ये देखने ही वाले हैं, क्लास के साथ साथ और बहुत सी बच्चे देखने वाले हैं। तो अगर इवन हाँ अगर कोई बहुत लेट भी देखेगा वीडियो तो भी ये चीज़ सबके लिए है, उस समय तक के लिए। तो आपको कुछ भी ऐसा नीड होगा तो आप बिंदास जो है मैसेज, और सबको मैसेज ही ड्रॉप करना प्लीज़। हाँ, कॉल्स नहीं करना, कॉल्स करोगे बहुत दिक्कत होगी, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, आपको लगेगा हम लोग रूड हो रहे हैं। रूड नहीं हो रहे, हमको टाइम नहीं मिलता है कॉल्स पिक करने के लिए। सो कॉल्स बेटर है नहीं करो, मैसेज वगैरह ही कर दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। ज़्यादा बकवास हो गया अभी 5-10 मिनट, ठीक है, मेरा अभी थोड़ा मूड चेंज हो गया। स्पिरिट रोज, अब ये जो वर्ड आपको दिया है स्पिरिट रोज, अब आपको इस वर्ड का ना एक सेंटेंस बनाना है। स्पिरिट रोज का मतलब गूगल चेक करो, सेंटेंस बनाता हूँ, लेट्स सी। क्योंकि ये मतलब मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा कि मेरे को नहीं आता है, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक का वर्ड है। ये दिखाता है कि आपने कितनी शिद्दत से अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ी है, कि आपको टेक्स्ट बुक का ये जाके चेक कर लेना, स्टार्टिंग के यूनिट 1 का ये वर्ड है। यूनिट 1 में भी आई थिंक ये मेरे हिसाब से द थीफ स्टोरी है, उसका ये वर्ड है। सो वहाँ पे जाके चेक करना, उधर आपको ये था क्या बोलते हैं स्पिरिट रोज का मीनिंग ढूंढ के वहाँ लिखो, वो जो फ्रिज क्वेश्चंस होते हैं उसमें होता है। तो वहाँ का आपको ये आपका काम था लेकिन आपने नहीं किया है, और ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे चलो आ जाओ, माई स्पिरिट रोज when I saw my mom coming after 20 years, ठीक है। ओके, सो मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, ये आपको सबसे मेजर चीज़ ध्यान रखनी है। मीनिंगफुल सेंटेंस, कुछ भी फालतू के सेंटेंस आपको नहीं वहाँ पे ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। सो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ गया, ये बचपन से आप करते आ रहे हो, इसमें कुछ ऐसा सिखाने वाली कोई चीज़ नहीं है। आ जाते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। 2 और बचा है, बस वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद। हाँ, एक बार देख लेते हैं, तीनों मैं एक साथ देख लेता हूँ, फटाफट करा दूंगा। हाँ ठीक है, ये हो गया। पिक आउट द इन्फिनेटिव जरे, अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पंचुएट। चलो पहले ये 2 कराता हूँ, फिर ये भी करा देता हूँ। पहले अल्फा पंचुएशन बता देता हूँ। पंचुएट में ऐसे कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। पंचुएट में आपको कॉमाज, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें बेसिकली बचपन से करते आ रहे हो यार। रीडिंग का जितना रीडिंग किया होगा तो बहुत इजीली कर लोगे। अभी ये चीज़ें मैं सिखाने नहीं बैठूंगा, बचपन से कर रहे हो। रीडिंग जिसको आता है वो आप लोग देख लोगे। तो इसमें ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन ये आता ही आता है, और ये 1 मार्क के लिए इस तरह से आता है कि आपको ध्यान देना है, जो भी आपको सेंटेंस देना उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमा, कहीं ना कोई ना कोई तो गड़बड़ होगा ही होगा, जहाँ पे आपको हाँ अगर फर्स्ट लेटर अगर स्मॉल लिखा है तो उसको कैपिटल करना। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बस आपको ध्यान देना है, इस तरह से आपका पंचुएशन हो जाएगा, ठीक है। अब आता हूँ मैं लास्ट सेकेंड हमारा टॉपिक के ऊपर आज का, जो है अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये अरेंज द वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, देखो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, उसके बाद समझा दूंगा क्या है। मान लो यहाँ वर्ड दिया है रमेश, सुरेश, महेश, मुकेश, ठीक है। चलो अब आपको क्या ध्यान देना है, देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी अल्फाबेट्स को आपको ध्यान देना है। हर जो वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट देखो, RSMM, RSMM। सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, चलो ABCD बोलो, ABCDFGHIJKLMNOPQRS, RSLMNOPQRSM। पहले ये हो गया R, और फिर थर्ड नंबर पे है। बोलो कि सर ठीक है M पहले आता है लेकिन 2 बार M है, अब क्या करें। सेकेंड लेटर देखो, A और U। पहले A आता है या U आता है, पहले A आता है, यानी आप जो आंसर लिखोगे उसमें सबसे पहला आपका नाम होगा महेश, देन उसके बाद मुकेश, देन उसके बाद रमेश, देन उसके बाद सुरेश। ये हो गया आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, टॉल, टेल, टॉक, टेक।
चलो अब बता के दिखाओ। हार्ड तो ये भी नहीं है, देखो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, खाली आपको क्या है, खाली फर्स्ट लेटर जो आप हमेशा देखते हो वो सब में कॉमन है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर टी है, सब में टी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते ए ई ए ए। अपने को ये तो पता चल गया कि इन ये तीनों के बाद ही ये आने वाला है। टेल, हमें टेल सबसे लास्ट में आएगा ये पता है, तो ऐसा आप लोग पहले मत लिखना, पहले खुद देख लेना। अब ए है, वापस तीन, तो थर्ड लेटर देखो एल एल के। तो एल और के में से पहले कौन सा आता है, एल आता है कि क्या आता है, के। ओके, सो टेक आ जाएगा, तो टेक मैंने लिख दिया। अब बच गया एल एल, वापस एल के, ठीक है। तो वहां पे एल के, तो पहले क्या आ जाएगा, टॉक, क्योंकि के पहले है। अब उसके बाद टॉल, और फिर सबसे एंड में टेल, ठीक है। होप सो ये भी समझ गया रहेगा। अब लास्ट टॉपिक हमारे वीडियो का जो था, क्या था यार, मैं ही भूल गया क्या कराना है। लास्ट टॉपिक कौन सा बच गया, एक मैंने बीच में छोड़ के ऊपर कराया था ना। सब हो गया। पिक आउट द इन्फिनेटिव एंड जेरेंड। इन्फिनेटिव एंड जेरेंड मेरा फेवरेट, या बोलो तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक में से एक। इन्फिनेटिव, मैं जब बचपन में शुरू किया था ना, तो सबसे इजीली मेरे को यही टॉपिक पढ़ाने जमता था, क्योंकि ये सबसे आसान टॉपिक है, कुछ होता ही नहीं है। देखो क्या ध्यान देना है, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब, जेरेंड मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने मैं कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। पहले टू प्लस वर्ब का मतलब क्या है, आपका जो सेंटेंस होगा ना, आपको ऐसे देखो, कई बार ऐसा होगा ना कि क्वेश्चन ले आएगा, पिक आउट द इन्फिनेटिव और स्लैश जेरेंड, और क्वेश्चन दे देंगे आपके सामने। ये क्वेश्चन में रख देता हूँ ना, रुक जाओ। ही यूज्ड टू वर्क एवरी डे। अब देखो, अब इसमें से ना बहुत लोग ये होते हैं ना, सर इन्फिनेटिव फाइंड करना है या जेरेंट फाइंड करना है। अरे गधो, इन्फिनेटिव या जेरेंट फाइंड करना है, आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, टू प्लस वर्ब। अब बहुत लोग ना सीधा टू ढूंढते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, टू ढूंढा आपने, ठीक है, ढूंढ लिया। ये देखो यहाँ टू दिख रहा है। अब उसके बाद का वर्ड भी तो देखो पहले, उसके बाद का वर्ड क्या वर्ब है क्या। अगर वो वर्ब है तभी वो पर्टिकुलर वर्ड और उसके नेक्स्ट वर्ड इन्फिनेटिव होंगे। तो टू वर्क, ये वर्क जो है वो एक वर्ब है। तो आपका आंसर लिखने का तरीका कैसा है देख लो, इन्फिनेटिव इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। बस इतना सा लिख के छोड़ देना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज डांसिंग इन द गार्डन, ठीक है। अब वापस से दिमाग में आ रहा है, सर इन्फिनेटिव फाइंड करिए जेरेंड। अरे जो होगा वही तो लिखोगे ना। देखो यहाँ पे टू दिख रहा है क्या कहीं सेंटेंस में, नहीं है, यानी इधर इन्फिनेटिव तो है ही नहीं। तो दूसरा क्या बचा, जेरेंड। तो जेरेंड यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी बोला है, जेरेंड क्या बोला है, जेरेंड वो होता है जो आपका वर्ब है, उस वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा। देखो यहाँ पे डांसिंग, डांस एक वर्ब होता है, आईएनजी डांसिंग, ठीक है। तो जेरेंड डांसिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, ही यूज्ड टू गो टू द मार्केट टू बाय सम डेली सप्लाईज। सेंटेंस बड़ा है, अरे बड़ा है तो क्या हुआ, आपको कौन सा सेंटेंस के लेके कहीं घर लेके जाना है। आपको जो बोला है उतना करो ना। सेंटेंस में आईएनजी कहीं दिख रहा है क्या, ही यूज टू गो टू द, हाँ मार्किंग नहीं है, सॉरी यहाँ पे, हाँ अच्छा हुआ मार्किंग नहीं है, ये मार्केट है। हाँ मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं तो अभी आईएनजी बोल के सब मार्किंग 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 करने लगते, मार्केट है वो, सॉरी। तो ही यूज टू गो टू द मार्केट, ही यूज टू गो टू द मार्केट टू बाय सम डेली सप्लाई। देखो टू टू टू, तीन बार टू दिख गया, ठीक है। तो टू गो टू द टू बाय सब लिख दोगे, नहीं गधो, याद करो टू के बाद नेक्स्ट वर्ड आपका वर्ब होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले तो मैंने आंसर लिखने का तरीका कैसे बताया, इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे आरो दिया, अब देखते हैं टू गो, टू के बाद जो गो है क्या गो वर्ब है क्या, यस। तो टू गो ये एक इन्फिनेटिव है। फिर टू वापस से दिख रहा है, लेकिन ये जो द है देखो उसके पहले का वर्ड हमको नहीं देखना है।
टू का जो नेक्स्ट वर्ड है, टू के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है ना, हमको उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो टू के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो द है। द एक आर्टिकल होता है, वर्ब नहीं होता, यानी वो वहाँ पे इन्फिनेटिव नहीं है। टू बाय द मार्केट, टू बाय, अगेन टू के बाद जो बाय है, बाय एक वर्ब है, तो टू बाय ये इन्फिनेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव ये भी टॉपिक खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना देर तक बैठ के ये वीडियो देखा है। और वैसे मैंने बहुत दिन बाद क्या, ऑलमोस्ट 1 साल बाद ही रिकॉर्ड किया मैंने वीडियो, बिकॉज लास्ट ईयर ऐसे ही जब रिविजन्स लेने थे तब मैंने रिकॉर्ड किए थे वीडियो। सो थैंक यू सो मच। अब बोलोगे अरे सर 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 थैंक यू सो मच कहाँ बोल रहे हो, अभी तो 1 मार्क्स के टॉपिक हुए हैं सिर्फ। तो 1 मार्क का टॉपिक सारा डन हो चुका है। जो 2 मार्क्स के टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ ले लूँगा, और वहाँ पे भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। 2 मार्क का भी टॉपिक ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 मार्क के टॉपिक्स में यहाँ पे एक बार टॉपिक्स लिख देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि 2 मार्क के टॉपिक्स में है क्या। चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लॉजेस। अब आप लोग बोलेंगे सर इतना बड़ा बड़ा टॉपिक, कुछ नहीं बड़ा बड़ा टॉपिक है, सब बकवास टॉपिक है। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिर्फ समझने की बात है, एक बार चीज़ें समझ जाएगी ना तो कुछ नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। फिर आता है यूज़ द वर्ड एज अ नाउन एंड एज ए वर्ब इन द सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, होमोग्राफ, होमोफोन्स। कुछ बच रहा है, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लॉजेस हो गया, फिर होमोग्राफ हो गया, फिर होमोफोन्स हो गया, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो गया। कुछ बचा, एक और टॉपिक है वर्ड रजिस्टर। मोस्टली इतना ज़्यादा तो नहीं आता है, बट स्टिल एक बार देख लेंगे हम लोग, ताकि किसी तरह की कोई ये ना बचे, कोई बोलने को ना रहे कि सर आपने ये वाला टॉपिक नहीं कराया। जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ और भी कोई टॉपिक बच रहा है क्या, अदरवाइज नहीं तो वो रह जाएंगे पर्टिकुलर चीज़। चेंज द वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, मेक टू सेंटेंस भी हो गया, ठीक है। चेंज द वॉइस हो गए, होमोग्राफ होमोफोन्स भी मैंने आपको बता दिया, वर्ब और ये भी हो गया, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आई थिंक मैंने सारे टॉपिक लिख दिए, बिकॉज इनमें से काफ़ी टॉपिक्स इतना ज़्यादा तो आता नहीं है। 1 सेकेंड रुकना बस स्टूडेंट्स, आपका वीडियो मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ, 2 मिनट में बस। जस्ट देख लूँ मैं एक बार क्या बच रहा है। हाँ, एक किसी के मन में आता रहेगा कि सर कन्वर्ट द सेंटेंस, टेंस में कन्वर्जन वाली चीज़ें रहती है क्या, तो वो उतना नहीं रहती है, कभी कभार मुश्किल से आ जाती है। स्टिल वो चीज़ आप इजीली कर लोगे, अगर वो टेंस का चार्ट जो मैंने आपको दिया है वो बस याद कर लेना, आप ऑटोमेटिकली कर लोगे चीज़ें, ठीक है। आई थिंक यूज़ द वर्ड, हाँ बस इतने टॉपिक्स हैं, ये 2 मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ईजिली हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक मैं करा दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू वंस अगेन, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम बाकी के टॉपिक्स कवर अप कर लेंगे। और स्टिल सारे टॉपिक अच्छे से रिवीजन करके लेना, ये 2 मार्क्स का टॉपिक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, ये आपको टॉपिक्स करके लेने हैं आपको आगे के लिए। सो थैंक यू सो मच।